गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। ये हमारा डेप्रिसिएशन का टॉपिक है जिसके हम एमसीक्यू करवाएंगे। तो ये कुछ 40-50 एमसीक्यू होंगे जिनको आपने अगर अच्छे से समझ लिया तो फिर डेप्रिसिएशन में किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ज्यादातर क्वेश्चंस को कर लोगे। किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ज्यादातर क्वेश्चंस को कर लोगे। तो चलो शुरू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। सर ये वाले एमसी क्वेश्चन आपने पढ़ा दिए थे उस दिन। पहले में लिखा था उस दिन कैसे? मूल्यह्रास किस लेखा मानक के अंतर्गत दिया जाता है। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। डेप्रिसिएशन हमारा कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आता है? तो वो आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में। अगला बताया था मैंने, डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन ऑल। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगता है? तो डेप्रिसिएशन हमारा फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है। कहीं पर लिखा होगा फिक्स्ड एसेट्स आंसर, अगर कहीं पे लिखा हो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट तो फिर आप टेंजिबल पे टिक लगाइएगा। अगर कहीं पे उससे पहले फिक्स्ड एसेट्स लिखा है तो आप फिक्स्ड एसेट्स पे टिक लगाइए। अगर कहीं पर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स लिखा है तो आप फिर वहां पर टिक लगाएंगे। और अगर कहीं पर दोनों ऑप्शन ये दिए हुए हैं तो आप फिर टेंजिबल को लगाओगे। क्योंकि देखो, डेप्रिसिएशन ज्यादातर लगता है किन पे, लैंड पे तो लगता ही नहीं, बिल्डिंग पे हो गया, ठीक है, किसी सामान पे हो गया, किसी मशीन पे हो गया, किसी टेबल चेयर पर हो गया, इन पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो ये सब होती है जिनको हम टच कर सकते हैं, इसलिए डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स पे लगता है। और जो इनटेंजिबल होता है, इनटेंजिबल पे डेप्रिसिएशन इसको अलग वर्ड बोल देते हैं, ऑब्जोलेंस बोल देते हैं, ये बोल देते हैं, ठीक है। तो वो अलग चीज होती है। तो इसका हो जाएगा डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइड ऑन डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट्स। थर्ड में लिखा है द प्रिंसिपल फैक्टर इन द मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अ। तो आपको साथ में इनके आंसर ही बताने हैं, ठीक है। तो चैट पे आप इसके आंसर लिखते जाइए। थर्ड का क्या आंसर होगा? लिखा है मूल ह्रास की गणना के मूल तत्व हैं। तो देखो, मूल तत्व में क्या आता है, डेप्रिसिएशन हम लोग लगाते कैसे हैं। तो अगर कोई चीज है, टोटल कोई कॉस्ट। आपने एसेट खरीदी है 10,000 रुपए की, ठीक है, तो ये उसकी कुल लागत हो गई। अवशिष्ट मूल मतलब होता है उसको बेचना, स्क्रैप वैल्यू। और उपयोगी जीवन काल का मतलब होता है अगर वो 5 साल चली है। तो मैंने बताया था फिक्स्ड लाइन मेथड में क्या होता है कि जो एसेट होती है और उसमें भाग दे देते हैं कितने टाइम तक वो चली है, तो फिर डेप्रिसिएशन निकल आता है। तो इसके ऑल ऑफ द एबव हो जाएंगे। 4 नंबर लिखा है यहाँ पर डेप्रिसिएशन इज। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? तो डेप्रिसिएशन हमारा, देखो पहली तो बात है फिक्स्ड एसेट्स होती है, ये हमको पता है डेप्रिसिएशन। तो फिक्स्ड एसेट्स तो वही, इतना तो सही है। लेकिन क्या हम करते हैं, तो डेप्रिसिएशन के लिए पहले लिखा है इवैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन नहीं करते हम लोग एलोकेशन करते हैं, मतलब कि बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? तो बाट का अगर दस लगाते हैं। हजार रुपए की मशीन थी तो 10 साल चली तो 10 से डिवाइड कर दिया, तो देखो बांटा है। इसलिए लिखा है स्थायी संपत्ति की लागत को विभाजित करने की प्रक्रिया को डिवाइड हम करने बोलते हैं की प्रक्रिया, डेप्रिसिएशन। इसका आंसर प्रोसेस बी ऑफ हो अलॉट जाएगा। ऑफ फिर 5वें नंबर में लिखा है कि लैंड पर। निम्न में से किस संपत्ति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है। तो विच ऑफ द लैंड फॉलोइंग पर। एसेट डज नॉट सफर डेप्रिसिएशन। तो मैंने बताया था कि लैंड पर डेप्रिसिएशन कभी नहीं लगता है, इसका आंसर लैंड हो जाएगा। 8वें में लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल केज ऑफ डेप्रिसिएशन। एप्लीकेशन। एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर का कौन सा कारण है। तो लिखा है यहाँ पे वियर एंड टियर का मतलब होता है घिसावट। मशीन थी आपकी 10,000 रुपए की, तो आपने यूज किया, उसकी लाइफ कम हुई, तो ये तो मशीन की सही बात हो रही है, तो उसकी इंटरनल बात है। मिस यूज का मतलब होता है मशीन आपको सही से साफ सुथरी रखनी चाहिए थी, लेकिन आपने इसी खुले में रखी रहने दी, धूल पड़ी, उसमें जंग लग गई तो जल्दी खराब हो गई, तो ये भी आपकी बात है। मेंटेनेंस रख रखाव। तो मेंटेनेंस का मतलब होता है कि ये मशीन हर महीने 2,000 रुपए का मेंटेनेंस लेती है, क्योंकि इसमें ऑयलिंग होती है, नई वायर्स पड़ जाते हैं, नए पट्टे पड़ते हैं। लेकिन आपने क्या किया, पुराना ऑयल डलवा दिया, पुराने टायर डलवा दिए, पुराने पट्टे से आप काम चला रहे हो, तो मशीन सही से इतना प्रोडक्टिविटी दे नहीं पाएगी। तो ये भी उसका इंटरनल रीजन है। फिर यहाँ पे लिखा है ऑब्जोलेंस। तो ऑब्जोलेंस जो होता है इसका मतलब होता है अप्रचलन। अप्रचलन की मशीन यूज ही नहीं की गई। जब कोई टेक्नोलॉजी में शिफ्ट होता है, मैंने बताया था ऑब्जोलेंस का मतलब होता है कि जब टेक्नोलॉजी बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलने के कारण लोग पुरानी चीजों को पसंद नहीं करते हैं, नई चीजें लेने लगते हैं, तो अपने आप मशीन की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे मोबाइल फोन के लिए मैंने बताया था,
कि मोबाइल फोन में जैसे पहले कीपैड मोबाइल चलते थे, लेकिन इसके बाद फिर चलने लगे मल्टीमीडिया, फिर एंड्रॉयड आ गए, आजकल तो और भी एडवांस मोबाइल आते हैं। तो समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं। तो ये अलग से रीजन मशीन से रिलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो गई। 3 तो मशीन से जुड़ी हुई थी। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि एकदम तकनीकी बदल गई, जब तकनीकी बदल गई तो उसका काम ही नहीं है मशीन का। तो ये अलग एक्सटर्नल फैक्टर हो जाता है इसका, ऑब्जोलेंस, अप्रचलन। साथ में लिखा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अनुसार स्थायी संपत्तियों का प्रयोग में नहीं लाई जा सकती हैं, वह निस्तारण हेतु रखी हैं, चिट्ठी में दिखाएंगे। ऐसी संपत्तियां जिनको हम यूज नहीं कर सकते हैं, उनको बोलते हैं रिलाइजेबल वैल्यू पे रखते हैं। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, फिक्स्ड एसेट्स दैट हैव बीन रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूजर्स एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजल शुड बी। एक फिक्स्ड एसेट से मानो 10,000 की है, हम बाबा आंसर क्वेश्चन में 10,000 ले रहे हैं, ठीक है, 10,000 की एक फिक्स्ड एसेट्स है। फिर बोल क्या रहा है कि जो फिक्स्ड एसेट्स है आती अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में आती है, तो दैट हैव बीन रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज, मतलब कि है उसकी उम्र पूरी हो गई है, अब उसकी एज खत्म हो गई है, तो एज अब बची नहीं उसकी। एंड हेल्ड फॉर डिस्पोजेबल, तो अब डिस्पोज मतलब होता है उसको कबाड़ में बेचने के लिए रखी गई है। तो चिट्ठे में क्या दिखाओगे? तो चिट्ठे में आप उसकी वैल्यू जो दिखाओगे, जो यूज अब नहीं होगी, पुरानी हो चुकी है, उसकी एज खत्म हो गई है, तो अब जब चिट्ठे में दिखाओगे तो ये देखोगे उससे कितना हम वसूल कर सकते हैं। जब बेचने के लिए रखी कबाड़ में तो हो सकता है 200 रुपए की बिक जाए। तो ये हो जाएगा हमारा रिलाइजेबल वैल्यू, कि हमने कितना रिलाइज कर लिया, कितना हमने बाद फेंकते टाइम भी उससे कितना हमने ऐंठ लिया, तो फिर बोलते हैं रिलाइजेबल वैल्यू, वसूल योग्य मूल्य। 8 नंबर में लिखा है हरास्य की एक विधि फिर दूसरी विधि में परिवर्तन किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। लिखा है कि डेप्रिसिएशन का मेथड, मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया है उसमें ये बताया है मैंने आपको कि डेप्रिसिएशन का एक बार जो मेथड यूज कर रहे हो वही हमेशा करते हो। जैसे आप कर रहे हो फिक्स्ड बेस मेथड कर रहे हो, इसमें क्या होता है कि हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहता है। अब लेकिन यहाँ पे कोई इंसान कर रहा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो कह दिया गया उससे कि आप फिक्स्ड बैलेंस मेथड को शिफ्ट करो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में। तो भाई अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें तो यही होता है कि एक बार जो डेप्रिसिएशन यूज कर रहे हो तो जब तक मशीन की वो एज है तब तक वही यूज करते रहो उस कंपनी में। तो पहले में लिखा है कि संस्था द्वारा नई विधि का प्रयोग करना वैधानिक रूप से आवश्यक हो। अब ये मानो हम लोग करते थे स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड बेस मेथड का यूज करते थे, सरकार ने कह दिया कि अब भाई लोग आप लोग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड ही यूज करोगे, फिक्स्ड बेस मेथड को हम पूरी तरीके से गलत कर रहे हैं प्रूव। तो मजबूरी हो जाएगी, आपको चेंज करना पड़ेगा मेथड, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं, सरकार से तो पंगा ले नहीं सकते हो, इसलिए ये आंसर ठीक है। फिर आगे लिखा है यदि लेखा मानक की पालना हेतु अनिवार्य हो, तो लिखा है इट इज फॉर कॉम्प्लायंस विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब ये मानो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी चेंज कर दिए गए, तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से डेप्रिसिएशन आपको लगाना पड़ेगा, तब भी मजबूरी है, क्योंकि अब जब गवर्नमेंट ने लॉ ही चेंज कर दिया तो आप कौन होते हो? कुछ नहीं होते हो। तो अब सेकेंड नंबर भी सही हो गया। फिर लिखा है थर्ड में यदि यह मान लिया जाए कि परिवर्तन का परिणाम विवरणों के उचित रूप से दर्शाना होगा, if it is considered that the change would result is more appropriate preparation or presentation the financial statement of the enterprise। ये कह रहा है कि हम अगर ये मान लें कि चेंज करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम चेंज करेंगे तभी हमारी इंटरप्राइज को सही तरीके से रिजल्ट मिल पाएगा, तो ये भी ऑप्शन सही है। कैसे सही मैं बता रहा हूँ। एक बार मैंने पढ़ाया था, कल के दिन साथ पढ़ाया था, कि मैंने बताया था कि गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट यूज करती है कौन सा मेथड डेप्रिसिएशन का, तब होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता है वो क्या बताता है? तो वो ये बताता है कि आपको आपको यही यूज करना है कि इसमें क्या होता है कि संपत्ति की वैल्यू हर साल कम होती जाती है, साथ में डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी कम होता जाता है, लेकिन कभी संपत्ति की वैल्यू जीरो नहीं होती है, और इसमें स्क्रैप वैल्यू नहीं लिखते हैं। ये पॉइंट थे। तो ये मानो कि आप लगा रहे थे फिक्स्ड बेस मेथड, लेकिन सरकार जब इनकम टैक्स जमा करवाती है तो सब में लगवाती है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो आपको मजबूरी में डिमिनिशिंग लगाना पड़ेगा, इसलिए सी ऑप्शन भी सही है। इसलिए इसका हो गया डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में।
ये क्वेश्चन और बढ़िया है। यहाँ पे लिखा है कि ह्रास की इस विधि में प्रत्येक वर्ष ह्रास की राशि को अपलिखित करिए जाने वाली राशि घटती रहती है। बोल रहा है कि अंडर दिस मेथड एनुअल चार्ज द डेप्रिसिएशन डिक्रीज। कह रहा है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल कम होता है। भैया डेप्रिसिएशन पहले था 100 रुपया, अब होके 90 हो गया है, फिर 80 हो गया है। तो ये किस में होता है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में होता है। तो बस स्टार्टिंग की 2 लाइन पढ़ने से आपको पता चल गया कि वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। 10 में लिखा है स्थायी संपत्तियों पर ह्रास व्यय का उदाहरण है। तो स्थायी संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं? तो डेप्रिसिएशन लगाते हैं भैया उनकी रेवेन्यू पे लगाते हैं, जितना एक साल में हमारा इनकम होती है, हमारी जितनी एक साल में इनकम होती है उसी पर ही हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। इसलिए डेप्रिसिएशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन क्या है, तो आप लिखोगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो डेप्रिसिएशन हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसमें आंसर दिया है कि डिफर्ड रेवेन्यू, ये होता है एडवर्टाइजमेंट, इसका उदाहरण होता है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है, जब मैं ये आपको बताऊंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो उसमें ये क्लियर होगा कि जो डिफर्ड होती हैं चीजें, जैसे एडवर्टाइजमेंट है कि आपने आज खर्च किया है, उसको आपको कई सालों तक मतलब उसका आपको मुनाफा मिलेगा, उसे बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू, कि जिसे आप हर साल एडजस्ट कर सकते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि बिजनेस आपको स्टार्ट करना है तो एक साथ पैसा लगाना है, ताकि आपने लगा दिया पैसा, अब धीरे धीरे आपको पैसा मिलता है, उसे बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल जो इनकम होती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 11 नंबर में लिखा है कि ह्रास की स्थायी किस्त पद्धति उपयोगी होती है। तो मैंने बताया था जो स्ट्रेट लाइन मेथड होती है डेप्रिसिएशन की, उसमें पहला नंबर पॉइंट होता है कि डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम होता है। दूसरा क्या बताया था कि जैसे एसेट की वैल्यू है 10,000 रुपए, कितने समय चली है? 10 साल चली है, तो डिवाइड कर दो तो हमारा आता है डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ जाता है जो 1,000 रुपए जैसे यहाँ पर आया। तो ये लिखा है यहाँ पे कि संपत्ति के प्रयोग को समय से के रूप में मापा जाता है। तो ये बात सही है कि देखो यूज ऑफ एसेट, एसेट थी 10,000 रुपए की और कितना टाइम यूज किया? 10 साल, तभी तो डेप्रिसिएशन 1,000 रुपए आया। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड का हो जाएगा बी आंसर। 12 में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन फंड मेथड इज डिजाइन टू। तो डेप्रिसिएशन फंड विधि किसके लिए बनाई गई ये बता रहा है, पूछ रहा है। तो डेप्रिसिएशन फंड मेथड होता क्या है? इसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन फंड मेथड बोल दो या फिर सिंकिंग फंड मेथड ही बोल दो, बात एक ही होती है। इसमें क्या करते हैं हम लोग कि डेप्रिसिएशन फंड मेथड में जो भी हम लोग अमाउंट काटते हैं उसे फिर नई मशीन ले ली जाती है आगे। ये होता है डेप्रिसिएशन फंड मेथड। तो केवल संपत्ति पर ह्रास लगाने हेतु गलत है। ह्रास लगाने तथा संपत्ति को बदलने की राशि प्रदान करना, अभी मैंने बताया डेप्रिसिएशन फंड मेथड है जिसमें डेप्रिसिएशन काटते हैं, और जब जैसे पहली साल आपने काटा 100 रुपए, दूसरी साल काटा आपने 90 रुपए, तीसरी साल 80 रुपए, चौथी साल 75 रुपए, पांचवी साल 70 रुपए, आप मानो ये आपने काटा है डेप्रिसिएशन। एक तरीके से मान लो टोटल डेप्रिसिएशन हुआ है, टोटल डेप्रिसिएशन मान लो आपका हुआ है 200 रुपए, ठीक है, 200 रुपए आपका डेप्रिसिएशन हुआ है। तो जो ये 200 रुपए डेप्रिसिएशन हुआ है, एसेट खत्म हो गई। अब आप जब नई मशीन खरीदोगे तो मशीन मानो आती है 250 रुपए की, तो आपके पास पहले से ही 200 रुपए का इंतजाम है। तो वही ये मेथड कहता है कि आप इससे रुपया जो भी काट रहे हो डेप्रिसिएशन का, उससे आप नई मशीन ले सको। तो यही लिखा है यहाँ पे, प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन एज ऑल्सो टू एक्यूमुलेट द अमाउंट फॉर इट्स रिप्लेसमेंट, कि नई वस्तु ली जा सके उस कटे हुए अमाउंट से। 13 में लिखा हुआ है यदि ह्रास योग्य संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया गया हो तो ह्रास का आयोजन आधारित होगा। ह्रास की संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन को अंग्रेजी में बोलते हैं रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन एक मेथड था जिसमें मैंने बताया था कि हर साल संपत्ति को हम लोग चेक करते हैं उसका इस टाइम मूल्य क्या है। उसके एग्जाम्पल मैंने क्या दिए थे? एग्जाम्पल मैंने दिया था, अगर याद हो, पहला लिखा था मैंने कि लाइव स्टॉक, जिंदा जानवर एग्जाम्पल था, गुडविल उसका एग्जाम्पल, इन्वेस्टमेंट उसका एग्जाम्पल था, लूज टूल्स एग्जाम्पल था। जैसे इन्वेस्टमेंट है, आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी में, अभी कंपनी को नुकसान चल रहा था या फिर मार्केट गिरा हुआ था तो आपका इन्वेस्टमेंट कम था,
लेकिन 1 साल बाद क्या हुआ, धड़ाम, करोड़ों रुपए का मुनाफा। तो चेंज होता है हर साल, संपत्ति की वैल्यू हम देखते हैं कि आज कम है कि ज्यादा है। अगर कम होती है तो माइनस कर देते हैं, ज्यादा होती है तो फिर जोड़ देते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं। और कहाँ पर दिखाएंगे, तो देखो जब कम करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में माइनस करेंगे, ज्यादा होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में ऐड कर देंगे। तो संपत्ति के शेष जीवन पर अनुमानित पुनर्मूल्यांकन के आधार पर, कि जो संपत्ति की जितनी बची है, जैसे 3 साल अब उसकी एज बची है, तो हम देखेंगे इस साल फिर क्या चेंज हुआ इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो अच्छी बात है, तो बढ़ जाएगी, क्योंकि सारे इसमें एग्जाम्पल आते हैं, लाइव स्टॉक, गुडविल, तो कोई कम होगा कोई ज्यादा होगा। तो ओवरऑल देखते हैं सबको मिलाने के बाद कि मानो 10 रुपए का भी प्रॉफिट हुआ है, तो फिर आपका ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। अगर 10 रुपए का नुकसान हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में माइनस हो गया। तो अब नई संपत्ति क्या होगी, पहले थी 100 रुपए की, अब 10 रुपए नुकसान, तो 10 रुपए माइनस होके हो जाएगा 90 रुपए। ये होता है इसका मतलब। तो इसका ए आंसर हो जाएगा। 14 नंबर में लिखा है, एक संपत्ति के उत्पादक जीवन पर ह्रास लगाने की कई विधियां हैं, निम्न में से किस विधि का प्रयोग सामान्य रूप से व्यवसायिक और औद्योगिक संस्थाओं के लिए किया जाता है। तो देखो, सरकार कहती है लगाओ डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एक आंसर तो हो गया। और एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, भैया वो लगाते हैं जो लोग छोटी छोटी कंपनियां होती हैं, लगा लिया स्ट्रेट लाइन मेथड, जिनको इनकम टैक्स भी ज्यादा कुछ जमा नहीं करना होता है। तो दो ऐसी मेथड है जिनको सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं, पहला और दूसरा डेप्रिसिएशन का, स्थायी पद्धति और क्रमागत ह्रास पद्धति। ये दो ऐसी पद्धतियां हैं जिनको हर कोई यूज करता है। बाकी देखो रिक्तीकरण है, तो रिक्तीकरण तो वो कर पाएंगे जो खदान में काम करते होंगे, कि कितना कोयला निकालना है, कब खत्म होगी, खदान खाली होगी, तो वो तो सिर्फ वही कर पाएंगे। एन्युटी मेथड होता है कि 1 साल में कितना उसका एन्युटी अमाउंट है, कितना हमें इन्वेस्टमेंट मिला है रिटर्न के तौर पे, तो इंटरेस्ट कितना मिला उसे बोलते हैं हम लोग एन्युटी अमाउंट। तो कितना इंटरेस्ट मिला है, तो ये तो तभी होगा जब कोई इन्वेस्टमेंट, तो भैया इन्वेस्टमेंट तो हर कोई करता नहीं है, तो ये भी इसलिए नहीं आंसर है। वर्षों का जोड़ विधि भाई इतनी बेकार है कि इसे कोई यूज ही नहीं करना चाहता है, तो इसका आंसर ए है। 15 में लिखा है, शोधन कोष का निर्माण किया जाता है। शोधन कोष को बोलते हैं डेप्रीसिएशन फंड या फिर सिंकिंग फंड। क्या मैंने बताया था अभी इससे पहले, मैंने बताया था कि जो एसेट होती है, एसेट से काटते हैं क्या, डेप्रीसिएशन का अमाउंट काटते हैं, और डेप्रीसिएशन का अमाउंट काटने के बाद जब फाइनल डेप्रीसिएशन सारा मिल जाता है एक साथ मिलके, पहला दूसरी तीसरी साल का, फिर उससे नई मशीन को रिप्लेस कर देते हैं, नई मशीन खरीद लेते हैं। लिखा है रिप्लेसमेंट ऑफ डेप्रीसिएशन डेप्रिसिएबल एसेट्स, कि नई मशीन को खरीद लेना, एक तो ये हो गया। अब दूसरे पहले में लिखा था रिडेम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज की पेमेंट करना। अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या बात है, या बी आंसर तो देखो ठीक है। तो ये बताओ जरा, 5 साल मशीन की वैल्यू थी, आपने खूब यूज किया, 5 साल तक डेप्रीसिएशन लगाया, ठीक है, हर साल डेप्रीसिएशन लगता रहा। 5वीं साल तक लगने के बाद जितना मानो आपका 10,000 रुपया की मशीन थी, आपको डेप्रीसिएशन लगाते लगाते आपने लगा डाला 9,500 रुपए का डेप्रीसिएशन, ये मानो लगा लिया, सिंपल सी बात है। तो आप इतना रुपया फिर अब नई मशीन खरीदोगे, ठीक है, जब आप नई मशीन खरीदने गए तो नई मशीन खरीदी, इसको रिप्लेस भी कर दी। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब होता है कि हम ये डिसाइड करके चल रहे हैं कि 5 साल बाद जब मशीन ये खराब होगी तो हम नई मशीन खरीदेंगे, हमारा दायित्व तो है कि नई मशीन खरीदें, क्योंकि हमें अपने धंधे को आगे बढ़ाना है। तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इसकी होगी, कि हमको पता है कि 5 साल बाद ये वाली मशीन खराब होगी, नई खरीदनी है, तो अभी से हम उसको डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं ताकि हमारे पास पैसा आए जिससे हम नई मशीन खरीद सकें। तो नई मशीन खरीदना 5 साल बाद, ये उसकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, इसलिए ए और बी सही है। 16 में लिखा है, स्थायी संपत्ति की लागत को उसके उपयोगी जीवन काल से भाग देना कहलाता है। बताया था मैंने कि 10,000 की संपत्ति है, 10 साल चल रही है, भाग दे दिया तो बची 1,000 रुपए। ये किसका मेथड था, तो ये था स्ट्रेट लाइन मेथड था, स्थायी किस पद्धति, स्थायी ह्रास पद्धति, सॉरी, स्थायी ह्रास पद्धति, ये था। तो स्थायी तो लिखा नहीं है यहाँ पे, तो इसे बोलते क्या है कि जब संपत्ति का मूल था उसको डिवाइड किया, उसकी कितनी एज है उससे, तो इसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। तो बी आंसर इसका इसलिए हुआ है। बाकी एमोर्टाइजेशन अपलेखन का मतलब होता है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स होती है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, वो आता है इसमें।
आप प्रचलन का मतलब होता है कि जब कोई टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो जाए, उसको बोलते हैं ऑब्जुलेंस बोलते हैं। डिस्पोजल का मतलब होता है कि उसको फेंक देना, कबाड़े में बेच देना, स्क्रैप, वो डिस्पोजल होता है। तो इसका आंसर हो गया डेप्रिसिएशन। कॉस्ट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। 17 नंबर में लिखा है यदि कोई संस्था अपना व्यवसाय मार्च 2005 में समाप्त करना चाहती है तथा समस्त संपत्तियों का विक्रय 4 माह के अंतर्गत कर देना चाहती है, तो 31 दिसंबर 2005 को चिट्ठी में संपत्तियों को दर्शाना होगा। तो देखो बेटा, कह रहा है कि एक बिजनेस है 2005 में, अभी बात हो रही है 2005 मार्च 2005 की बात हो रही है। कह रहा है ये बिजनेस बंद होएगा जाके 31 मार्च 2005, और ये बात कर रहा है मार्च 2005 में अभी चल रहा है, बिजनेस बंद करना है। उसका टाइम भी दे दिया गया है कब बंद करना है, मार्च में, तो 31 मार्च को बंद कर देना है, क्योंकि उसी टाइम फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है, तो उसी टाइम बंद कर दो बिजनेस। फिर बोल रहा है इसमें कि हमने उसकी जो एसेट थी उसको बेच दिया। 4 महीने, 4 महीने का भी हो सकते हैं, मान लो उसने दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने में बेच दिया था, तो जो बेचा हुआ मूल्य उसको कहाँ पर दिखाएंगे, उस संपत्ति को हम कहाँ दिखाएंगे? तो बेचा है तो कितने में बेचा है, कितने में वसूल हुआ है, तो नेट रियलाइज वैल्यू, कितना उसको वसूल हुआ है उस पर दिखाएंगे ना, कितनी संपत्ति बेची। संपत्ति थी 10,000 रुपए की, बेचा उसको मिला 8,000 रुपए, तो इसने ये वसूल किया है, तो ये आता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, शुद्ध वसूली द्वारा मूल्य, इसलिए बी आंसर है इसका। 18 में लिखा है एक संपत्ति क्षय होने से पहले जितने वर्ष अपेक्षित रूप से प्रयुक्त होगी उसे कहेंगे। द नंबर ऑफ ईयर्स एन एसेट्स इज एक्सपेक्टेड टू बी यूजफुल बिफोर इट वियर आउट इज कॉल्ड इट। कह रहा है कि एक एसेट है, 10,000 रुपए की एक एसेट है, उसको अभी यूज नहीं किया है, ठीक है, यूज होने से पहले वो खराब हो रही है, खराब होने से पहले उसने कितने टाइम यूज किया है, तो टाइम मानो उसने 10 साल यूज किया है। तो कह रहा है एक मशीन, द नंबर ऑफ ईयर्स एंड एसेट्स इज एक्सपेक्टेड टू बी यूजफुल बिफोर इट वियर आउट इज कॉल्ड इट्स। तो उसको बोलेंगे हम एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, कि एक संपत्ति क्षय होने से पहले जितने वर्ष अपेक्षा की जाती है कि इतने साल प्रयुक्त होगी, तो उसको बोलते हैं उसकी जिंदगी, कि एक संपत्ति थी 10,000 रुपए की, अपेक्षा की गई कि वो चलेगी कितनी, तो चलेगी वो 10 साल चलेगी, ये हमने अपेक्षा की, ठीक है, एक्सपेक्ट किया कि हाँ इतना चल सकती है, उम्मीद की, तो उस उम्मीद को बोलते हैं कि वो अनुमानित जीवन काल, कि हमने अनुमान लगाया, हमने उम्मीद की कि इतना चलेगा, तो फिर बोलेंगे अनुमानित जीवन काल, इसलिए इसका 18 का बी हो जाएगा। 19 नंबर में लिखा है ह्रास की विधि जिसमें समय के स्थान पर इकाई के आधार पर ह्रास की गणना की जाती है। कह रहा है समय के स्थान पर, मशीन थी 100 रुपए की, 10 साल यूज करना था, तो 1,000 डेप्रिसिएशन आ गया। तो ये होता है हमारा फिक्स्ड बेस मेथड का। अब बोल रहा है कि टाइम जो था 10 साल, टाइम की जगह हमको लिखना है क्या, कितनी इकाई यूज हुई। 10,000 की मशीन थी, 100 इकाई प्रोड्यूस हुई है, तो डेप्रिसिएशन कितना लग गया, 100 रुपए डेप्रिसिएशन लगा। तो ये पूछ रहा है इसे क्या बोलते हैं, अगर इस तरीके से बोले, छोटा सा मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं, तो फिर बोलेंगे उत्पादन इकाई विधि, कि कितने इकाई बनी है। जब ने 100 लिखा था ना कि द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यूजिंग द यूजफुल लाइफ मेजर्ड इन यूनिट्स, यूजफुल लाइफ जो थी उसको हम यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, 10 की जगह में हम बोल रहे हैं यूनिट में रख रहे हैं। तो 10,000 की मशीन थी, 100 यूनिट थी, तो 100 रुपए आ गया। तो इसे बोलते हैं यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, कि कितनी यूनिट प्रोड्यूस हुई है। बीफ में लिखा हुआ है वार्षिकी विधि के अंतर्गत ह्रास की राशि, तो एनुटी मेथड में ह्रास की राशि क्या होती है, प्रति वर्ष समान रहती है एनुटी मेथड में, ये आप याद रखो, क्योंकि इसमें आखिरी में आंसर 0 भी आ जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है इसका एनुटी वैल्यू का, एसेट, एसेट की जो लागत है, कॉस्ट है, एसेट कॉस्ट इनटू एनुटी रेट, एनुटी रेट, एनुटी रेट हमेशा 0 पॉइंट होता है, जैसे 0.5, एसेट थी 100 रुपए की, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका हमारा आ गया डेप्रिसिएशन, कि 100 % 0.5 करोगे तो कितना आंसर आएगा, आ जाएगा 50 रुपए, तो ये एनुटी रेट हो जाएगा। इसमें हर साल डेप्रिसिएशन समान रहता है, तो सभी वर्षों के लिए समान होता है।
21 में लिखा है अमूर्त संपत्तियों की लागत उसके जीवन काल में अनुमानित, सॉरी, अमूर्त संपत्ति की लागत उसके जीवन काल में अपलिखित करने को कहते हैं। तो मैंने पहला वर्ड बताया था डेप्रीशन, कि क्या होता है, स्थायी संपत्तियों पे लगता है। इसके बाद मैंने बताया था डेप्रीशन हो गया था, फिर बताया था मैंने ऑब्जेलेंस, अप्रचलन, की टेक्नोलॉजी नई हो जाती है उसे बोलते हैं, पुरानी कोई लोग यूज नहीं करते हैं। फिर बताया था इम्पिटिंग या एक्सट्रैक्शन, सॉरी इम्पिटिंग या फिर हो जाता है एवेक्वेशन, बाहर निकालना। एक्सट्रैक्ट भी वही होता है। तो इम्पिटिंग, इसमें क्या होता है कि रिक्तीकरण विधि, कि कोल माइन से कोयला निकाला गया। फिर चौथा मैंने बताया था एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन का मतलब होता है परिशोधन या अपलेखन विधि, जिसमें इंटेंजिबल एसेट्स आती हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। तो एमोर्टाइजेशन कहीं लिखा है अपलेखन, एमोर्टाइजेशन, तो इसको बोलते हैं अमूर्त संपत्ति। तो इंटेंजिबल एसेट्स जहां लिखा हो वहां पर एमोर्टाइजेशन आता है। तभी यहां लिखा है कि चार्जिंग फॉर द proportionate of an intangible assets over a period of its term is called amortization। कि अमूर्त संपत्ति की लागत उसके जीवन काल में कहां पे अपलिखित की जाती है, तो वो की जाती है amortization में। 22 नंबर में लिखा हुआ है उपयोगी जीवन काल के पश्चात ह्रास योग्य संपत्ति के अनुमानित मूल्य को कहते हैं द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट आफ्टर यूजिंग लाइफ इज कॉल्ड। तो उपयोगी जीवन काल के पश्चात ह्रास योग्य संपत्ति के अनुमानित बोलते हैं, तो इसका कोई बोलना। उपयोगी जीवन काल के पश्चात संपत्ति थी एक 10,000 की, ये संपत्ति थी। समय के पश्चात तो मानो 10 साल थी, 10 साल इसकी उम्र थी, यूज हो गई। अब फिर कह रहा है कि 10 साल होने के बाद संपत्ति के अनुमानित मूल्य को कहते हैं, कि 10 साल हो भी गए, ठीक है, तो अब मानो एसेट को आपने सेल किया, तो सेल करने पे मिल गया 100 रुपए, तो 100 रुपया ये आपका हो जाता है स्क्रैप वैल्यू, या फिर इसको बोल देते हैं डिस्पोजेबल वैल्यू, तो अवशिष्ट मूल्य। ये इसका आंसर हो जाएगा सी। 23 में लिखा हुआ है स्थायी संपत्ति के सापेक्ष में कौन सा सही नहीं है। तो स्थायी संपत्ति फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स में पहला लिखा है इन्हें व्यवसाय के कार्य में उपयोग के लिए प्राप्त किया जाता है। तो भाई बिजनेस में आपको काम होगा तभी आप पैसा खर्च करोगे, संपत्ति लोगे। तो स्थायी संपत्ति जैसे टेबल चेयर है, तो टेबल चेयर लोग यूज करते हैं किसके लिए, टेबल में कॉपी किताब रख के, कोई बुक रख के लिखने के लिए। टेबल में लिखते हैं, चेयर पे बैठते हैं, तो ये काम के लिए यूज होगी, तो ये बात सही है। फिर लिखा है इन्हें लाभ कमाने के लिए पुनः विक्रय नहीं किया जाता है, बिल्कुल सही है। आपने टेबल चेयर खरीद लिया, अब ऐसा नहीं कि कंपनी को हो रहा है लॉस, तो आप क्या कर रहे हो, अब फिर आपने सब टेबल चेयर हर साल बेच रहे हो, हर साल ले रहे हो, तो ऐसा नहीं करते हैं। टेबल चेयर एक बार ले लेते हैं, फिर वो चलता रहता है जब तक उसकी उम्र है। तो लाभ कमाने के लिए उनको हम बेचते नहीं है, लाभ कमाने के लिए हम ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं। फिर लिखा है आगे इन्हें आसानी से नगद में परिवर्तित किया जा सकता है। आसानी से नगद में परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब कि इन्हें आप कैश में आसानी से कन्वर्ट कर दे सकते हो, कैश में। तो मैंने अगर जब पढ़ाया था टाइप ऑफ अकाउंट, तो टाइप ऑफ अकाउंट में एक पॉइंट था लिक्विड के बारे में बताया था, लिक्विडिटी, कि कौन सी संपत्ति कितनी ज्यादा तरल होती है। तो तरल में कहीं आपने फिक्स्ड एसेट्स का नाम सुना था, नहीं सुना था। पहले नंबर पे आया था कैश, फिर दूसरे पे आया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चीजें आई थी, तीसरे पे आया था मार्केटेबल सिक्योरिटी आई थी, फिर आया था बिल रिसीवेबल या डेटर्स जो होते हैं, फिर आए थे नोट्स रिसीवेबल, इसके बाद आया था स्टॉक आया था, फिर जाके कहीं पे आएंगी एसेट वगैरह, फिक्स्ड एसेट। तो इतनी सब चीजें लिक्विड होती हैं, इनका हम यूज करेंगे अगर हमको पैसा लेना है। तो यहाँ पे हम भाई क्या चेयर और टेबल को बेचोगे आसानी से नकद में, कैश में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आंसर ज्यादा सही नहीं है, इसलिए ये आंसर गलत है। कि दे कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू कैश, आप इन्हें आसानी से कैश में नहीं बदल सकते हो। कि टेबल है, आपने कहा कि एक जो कस्टमर था उसने 100 रुपए का सामान लिया, तो 20 रुपए टूटे नहीं थे उसके पास, तो आपने जाकर टेबल अपनी दे दी या चेयर दे दी कि ये पकड़ो, रुपए की जगह 20 रुपए की चेयर ले लो, तो ऐसा तो होता नहीं है।
फिर डी में लिखा है अधिकांश स्थायी संपत्तियों पर एक निश्चित दर से ह्रास लगता है, तो बिल्कुल सही है। ज्यादातर फिक्स्ड एसेट्स पे एक एक निश्चित दर से, तो दर का मतलब होता है जैसे 10% सालाना लग रहा है, तो ऐसी तो लगाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जैसे एक जगह पे लगा रहे हैं 10%, फिर लगा रहे हैं कहीं 20% अगली साल, कहीं लगा रहे हैं 25%, फिर कहीं लगा रहे हैं 5%, ऐसा तो होता नहीं है। एक सेम रेट से लगता है ना, एक सेम रेट से डेप्रीशन चार्ज होता है, इसलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। 24 में लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, बताना है। पहला लिखा है एक लेखा वर्ष से अधिक के लिए प्रयुक्त होता है डेप्रीसिएशन। कह रहा है कि डेप्रीसिएशन के जो ये पॉइंट लिखे गए हैं इनमें से कौन सा सही है, तो डेप्रीसिएशन एक साल से अधिक के लिए यूज होता है, बिल्कुल सही है। एक साल से अधिक के लिए कैसे यूज होता है कि 10,000 की मशीन थी, 10 साल यूज हो रही है, तो हर साल 1,000 रुपए। 24 में लिखा है निम्न में से कौन सा सही है, ह्रास योग्य संपत्ति है जो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे 2-3 स्टेटमेंट दी गई हैं, उनमें से कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट सही है जो डेप्रीसिएशन के लिए सही काम करती हो। तो पहला लिखा है एक लेखा वर्ष से अधिक के लिए प्रयुक्त होगी, कि जो डेप्रीसिएशन होता है वो एक साल से अधिक के लिए प्रयोग होता है। तो मैंने बताया है कि 10,000 रुपए की एसेट है, 10 साल के लिए आप यूज कर रहे हो, तो हर साल 1,000 रुपए डेप्रीसिएशन लग रहा है, इस तरीके से हर साल लग रहा है डेप्रीसिएशन। तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसे लिखा है कि एक लेखा वर्ष से जब अधिक के लिए प्रयोग होती है तो उसी को हम डेप्रीसिएशन बोलते हैं, कि कोई भी संपत्ति है। क्योंकि यहाँ लिखा है कि एसेट के बारे में बता रहा है कि सही है वो डेप्रीसिएशन से रिलेट करता है कि नहीं करता है, तो संपत्ति पे लगता है डेप्रीसिएशन, तो वो डेप्रीसिएशन हर साल लगता है, तो एक वर्ष से अधिक के लिए ये बात सही है। फिर दूसरा लिखा है उसका एक सीमित उपयोगी जीवन होता है। सीमित उपयोगी का मतलब होता है हैव अ लिमिटेड लाइफ, 10 साल के लिए थी तो उसकी एक लाइफ थी, तभी तो डेप्रीसिएशन लग रहा है। अगर लाइफ अनलिमिटेड हो तो डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा, जैसे लैंड उस पर डेप्रीसिएशन नहीं लगता है। तो ए और बी तो सही है, इतना हमको पता चल गया। फिर लिखा है आर हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, कि पुनः विक्रय सर हेतु सेकंड प्राप्त की वाला गई पॉइंट। है, कि जो सर हेलो संपत्ति हो, सर। तो इसके लिए ये सही है कि हमको पुनः विक्रय करके प्राप्त कर सकते हैं, कि आप डेप्रीसिएशन भी लगाया है, इसके बाद आप उसको बेच दो, तो बेचोगे। डेप्रीसिएशन इसलिए लगाते हैं क्योंकि उसकी जो एज होती है, वैल्यू होती है, वो कम होती जाती है, मशीन खराब हो जाती है धीरे धीरे करके, इसलिए डेप्रीसिएशन लगाते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम उसको दोबारा बेच सकते हैं, तो बेच नहीं, हम लोग कबाड़ में जरूर बेच सकते हैं, कबाड़ में, स्क्रैप में। तो स्क्रैप में कितना मिल जाएगा, 100-500 रुपए मिल जाएगा, इतने ही तो मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम उसको बेच दें ताकि दूसरा एक आदमी भी उसको उपयोग कर सके, ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। ए और बी सही है, तो यहाँ पे लिख दिया गया। 25 में लिखा है अप्रचलन द्वारा मूल्य में गिरावट होती है, तो अप्रचलन को बोलते हैं ऑब्जोलेंस। ऑब्जोलेंस होता है इंटेंजिबल एसेट्स, मैंने बताया है। तो इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। तो कैसे होता है गुडविल, पहले तो हम देखते हैं इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं क्या क्या। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट होती हैं, ये हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। तो पहले बोल रहा है कि अप्रचलन का कारण क्या होता है, तो ये बात तो बहुत सही है, मैंने तो ये बताया आपको अभी तक कि अप्रचलन मतलब ऑब्जुलेंस, ऑब्जुलेंस का मतलब इंटेंजिबल एसेट्स, इन पे लगता है डेप्रिसिएशन। तो इनका रीजन क्या है ये मैंने नहीं बताया है, ये ऑप्शन क्लियर कर दे रहा है। पहला लिखा है फॉल इन मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य में कमी होना। पतंजलि को सब जानते हैं, पतंजलि रामदेव बाबा की जो प्रोडक्ट है। अब जो रामदेव बाबा थे, इन्होंने पहले क्या बताया, खूब प्रमोशन किया था कि देसी स्वदेशी यूज करो चीजें, सारी आयुर्वेद की चीजें हैं। पतंजलि की हर चीज आती थी, यहाँ तक तो पतंजलि एलोवेरा, पतंजलि टॉयलेट क्लीनर, हर चीज में एलोवेरा मिला होता था। पतंजलि शैम्पू बोलते थे इतनी अच्छी है कि इससे अच्छा कुछ होता नहीं है। क्यों, क्योंकि वो मार्केटिंग कर रहे थे। लेकिन बाद में लोगों ने जब यूज किया तब पता चला रहे ये भी तो बाकी की तरह। तो पतंजलि हर चीज बनाता था। पतंजलि का टूथब्रश भी आता है, तो टूथब्रश में लिखा होता है एलोवेरा। अब बताओ प्लास्टिक का टूथब्रश होता है, इसमें एलोवेरा की क्या जरूरत है। तो उन्होंने मार्केटिंग खूब की, ज्यादा से ज्यादा मार्केटिंग करके दिखाया लोगों को, तो पहले तो लोगों को बहुत अच्छा लगा।
तो पहले उनकी चीजें खूब डिमांड रही, मार्केट प्राइस 100 रुपए की बिकी। अब धीरे धीरे लोगों ने कहा कि हमारी पहले वाली कंपनी ठीक थी, क्या वो हर चीज में झूठ बताते रहते हैं। तो फिर लोगों ने कम यूज करना स्टार्ट किया, लेकिन कई सारी चीजें उनकी अच्छी भी होती है, तो यूज करना कम कर दिया। जब कम किया तो इन्होंने सोचा कि अब तो सेल तो अपनी बढ़ानी पड़ेगी। इन्होंने 100 रुपए की जगह 90 रुपए दाम कर दिए। तो देखो, अपने वस्तुओं की कीमतें भी कम की हैं। क्यों की हैं? क्योंकि इनकी गुडविल थोड़ी सी डाउन हो गई, उनका नाम थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले स्वदेशी स्वदेशी कह के सब लोगों को दिलवा दिया। लेकिन जब यूज भी तो लोग करेंगे, अब सामान भी तो अच्छा बनाओ ना उसी हिसाब से। फिर आगे लिखा है दूसरे में, फैशन परिवर्तन, फिजिकल वियर एंड टीयर। इसका मतलब होता है आज के टाइम लोग क्या पहनते हैं, बॉय है, ठीक है, और गर्ल है। अब यहाँ पे गुडविल को पेटेंट कॉपीराइट है, पेटेंट मानते हैं। अब एग्जांपल गुडविल, गुडविल का तो बता दिया, तो अब हम पेटेंट का एग्जांपल देते हैं, चलो पेटेंट से एग्जांपल देते हैं। बॉय है तो बॉय आजकल क्या पहनते हैं, शर्ट पहन लेंगे, ठीक है, और ट्राउजर हो जाएगा ये पहनेंगे, या तो पैंट पहन लिया। गर्ल्स क्या पहनेंगी, तो गर्ल्स पहन सकती हैं, उनके पास तो बहुत सारी चीजें होती है पहनने के लिए, साड़ी भी होती है, सूट्स भी होते हैं, जीन्स टॉप भी होते हैं, स्कर्ट्स भी होती हैं, ठीक है, ट्राउजर्स भी होते हैं, कोट पैंट भी हो गए। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं पहनने के लिए। तो अब क्या है, लेकिन पुराने के टाइम लोग क्या पहनते थे, तो पुराने के टाइम अगर याद हो, देखा हो, रानियां महारानियां होती थी। तो क्या होता था, ये एक लेडीज है, ऊपर एक मुखौटा ऐसे पहने रहती थी। अब यहाँ पे गाउन उनका चलता था, नीचे इतना लंबा गाउन होता था, जमीन पर लिथड़ता रहता था। ये इनका डेली का पहनना था, कि हाइट है उनकी 4 फुट और गाउन है 25 फुट का। ऐसी तो पहले चलता था। खूब सारी ज्वेलरी पहनती थी, 20-20 किलो। तो ये फैशन अगर पेटेंट, किसी कंपनी के पास किसी ने ऐसी ड्रेस बनाई है, उसका पेटेंट करके रखा है, तो अब लोग इसे यूज करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपकी जो लेडीजें हैं वो इसको नहीं पहन सकती हैं, क्योंकि इतना ये भारी होता है। तो ये आ जाएगा हमारा फैशन परिवर्तन। फिर नया आविष्कार, जब नई चीजें आती हैं तो पुरानी चीज को छोड़नी पड़ती है, इसलिए ऑल ऑफ द एबव होगा इसका। इतने आप देखिए, मैं 5 मिनट दोबारा क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, किसी बेल बज रही है। तो 25 हो गया। अब इसके आगे देखते हैं, आगे कुछ और एमसीक्यू हैं। ये क्लास 11th के एमसीक्यू हैं, 11 12 के। तो आप इनको बहुत आसानी से बता दोगे, हिंदी में भी लिखे हैं। पहला लिखा है स्थायी संपत्ति के मूल्य में सने सने, सने सने का मतलब होता है धीरे धीरे होने वाली कमी को क्या बोलते हैं। स्थायी संपत्ति के मूल्य में जब धीरे धीरे कमी होती है उसको बोलते हैं मूल्य ह्रास या फिर डेप्रिसिएशन। सेकंड में लिखा है हरासे की ऐसी कौन सी पद्धति है जिसमें हरासे की राशि प्रति वर्ष समान रहती है, उसे बोलते हैं स्थायी ह्रास पद्धति। ये हो गया। फिर थर्ड में लिखा है मूल लागत पर सदैव हरासे किस पद्धति में काटा जाता है। मूल लागत में, मूल लागत पे काटते हैं। मूल लागत मानो मशीन है 10,000 की है, 10 साल यूज होनी है, डेप्रीशन काटा आया 1,000 रुपए, तो हर साल वही डेप्रीशन रहे, तो वो होती है हमारी स्ट्रेट लाइन मेथड। चौथे में लिखा है हरासे की ऐसी कौन सी पद्धति है जिसमें हरासे की राशि प्रति वर्ष घटती रहती है, उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसमें डेप्रीसिएशन का अमाउंट हर साल घटता रहता है, क्रमागत हरास पद्धति। पांचवें में लिखा है हरासे की किस राशि में संपत्ति का मूल्य 0 हो जाता है, उसको बोलते हैं स्थायी किस्त पद्धति, स्थायी हरास पद्धति, फिक्स्ड बेस मेथड। छठवें में लिखा है किस संपत्ति पे हरास नहीं लगाया जाता है, तो लैंड पे नहीं लगता है, लैंड पे डेप्रीसिएशन नहीं लगता है। अब आपको सोच के बताना है इसमें सी आंसर क्यों लिया है। सोचिए, 1 मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं, इसमें भूमि एवं भवन क्यों नहीं लिया है, सोचिए। सर ये 6 वाला पॉइंट है ना, इसमें हमने 6 वाला। दिखा है कि किस पर डेप्रीसिएशन नहीं काटते हैं, तो हमने तो आज तक यही पढ़ा है कि डेप्रीसिएशन लैंड पे नहीं करता है। तो हम यहाँ बच्चे क्या करेंगे, पहले ऑप्शन पे टिक लगा देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है भवन, भवन होती है बिल्डिंग, बिल्डिंग पे डेप्रीसिएशन लगता है, मशीन पे लगता है। तो ये दो दो चीजें तो हो गई। एकस्व का मतलब मुझे पता है, पेटेंट होता है, पेटेंट पे भी डेप्रीसिएशन लगता है। अब यहाँ पे लिखा है चालन पर माल,
चालन का माल का मतलब होता है कि आपने सामान भेज दिया है, कहीं पे जा रहा है, वो ट्रांजिट पे है, रास्ते में है, तो उस पर आप डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते हो, क्योंकि 3 ऑप्शन पे लगेगा, इसलिए ये हो जाएगा, इस पे नहीं लगेगा। 7वें पे लिखा है कि सामान्यतया हराफ नहीं लगाया जाता है, तो लैंड पे नहीं लगाते हैं, क्योंकि अकेला लैंड दिया है यहाँ पर, इसलिए ये आंसर सही हुआ। 8 नंबर में लिखा है संपत्ति के अप्रचलन का मुख्य कारण है, तो अप्रचलन मतलब होता है ऑब्जोलेंस, होता है टेक्नोलॉजी जब शिफ्ट हो, टेक्नोलॉजी शिफ्ट होती है तब ऑब्जोलेंस होता है, तो नवीन आविष्कार। फिर 9 में लिखा है कि हराफे का आयोजन किया जाता है, डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स्ड एसेट्स पे, तो करंट एसेट्स नहीं होगा, फिक्सिशियस एसेट्स नहीं होगा, फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा, तो 9 का हो जाएगा सी। 10 में लिखा हुआ है एक संपत्ति का अनुमानित जीवन 10 वर्ष है और शेष मूल्य 10,000 है, स्थायी किस पद्धति के अनुसार 4,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगा है, तो संपत्ति का मूल्य होगा। डेप्रिसिएशन कितना है? 4,000 का है। संपत्ति की कॉस्ट हमको पता नहीं थी, एक्स मान ली, स्क्रैप वैल्यू 10,000 रुपए है, टाइम 10 साल है, तो आ जाएगा इसका आंसर 50,000। 11 नंबर में लिखा है हराफी की गणना की जाती है, तो डेप्रिसिएशन हमेशा लगाते हैं किस पे हैं, तो लगाते हैं हम लोग संपत्ति के मार्केट प्राइस पे नहीं लगाते हैं, कॉस्ट प्राइस पे लगाते हैं, संपत्ति के कॉस्ट प्राइस पे लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बुक वैल्यू और कॉस्ट प्राइस, ये 2 आंसर लिखे हुए हैं। अब इनमें आप क्या लगाओगे? तो ऐसी जब कंडीशन हो जहां पे बुक वैल्यू भी लिखा हो और कॉस्ट प्राइस भी लिखा हो, तो देखो संपत्ति डेप्रिसिएशन लगाते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस पे लगाते हैं, तो आप आंसर सी टिक लगाना, ठीक है। इसमें बी लगा हुआ है लेकिन आप लगाना सी, क्योंकि जो मेथड होता है उसी को आप यूज करो। बुक वैल्यू पे तो सिर्फ एक मेथड में लगाते हैं। 12 में लिखा है कि क्रमागत हराफ पद्धति में हराफे की दर होती है, हर साल कम होती रहती है, तो संपत्ति के हराफित शेष पर। 13 में लिखा हुआ है कि मशीन की कॉस्ट है 60,000 रुपए, स्क्रैप वैल्यू है 4,000 रुपए, 7 साल है, तो कर दिया, सूत्र लगाया, आ गया आंसर 8,000 रुपए। ये स्थायी किस्त पद्धति का मामला है। 14 में लिखा है मशीन की कॉस्ट 1,00,000 रुपए, स्क्रैप वैल्यू 10,000 है, डेप्रिसिएशन की रेट 10% है, तो हम लोग लगा देंगे फिक्स्ड लाइन मेथड से, तो ये फॉर्मूला लग के 10,000 रुपए आ जाएगा आंसर। 15 में लिखा है क्रमागत हराफ पद्धति श्रेष्ठ होती है किसके लिए? लैंड पे लगता नहीं है, मशीन और भूमि, ये भी गलत है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। 16 में लिखा है मशीन की कॉस्ट है 50,000, लाइफ है 5 साल, स्क्रैप वैल्यू है 5,000, तो कह रहा है क्रमागत हराफ पद्धति क्या होगी? देखते हैं भाई, 50,000 माइनस का 5,000 बटे 5, तो 45,000 बटे 5। क्रमागत है, अच्छा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो 50,000, इसमें अवशेष मूल्य स्क्रैप वैल्यू लेते नहीं है, नहीं सकता है। क्यों नहीं निकल सकता है? क्योंकि यहाँ पर रेट नहीं दिया है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में रेट दिया होता है, और ये क्वेश्चन दिया है किसका? स्थायी किस्त पद्धति का क्वेश्चन दे दिया गया है, क्योंकि मशीन की कॉस्ट 50,000 रुपए है, स्क्रैप वैल्यू 5,000 रुपए है, लाइफ है 5 साल, तो आना चाहिए इसका 9,000 रुपए, लेकिन कह रहा है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसलिए क्योंकि डिमिनिशिंग का क्वेश्चन ही नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन, वरना इसमें रेट दिया होता, इसलिए इसका डी हो जाएगा। 17 और आखिरी क्वेश्चन है कि ह्रास लगाने के का कारण होता है कि संपत्ति के मूल्य में कमी आना, तो इसलिए ए आंसर हो जाएगा। ये सारे एमसीक्यू कंप्लीट हो गए हैं। अब आप बताइए, आज की क्लास आपको समझ में आई? हाँ सर। ठीक है फिर, ये क्लास का एंडिंग है।